दोस्तों, भारत में एक पुरानी कहावत है कि तीसरी पीढ़ी में खेल बनता है या बिगड़ता है। धीरूभाई अंबानी की लेगेसी भी अभी इसी मोड़ पर खड़ी है। जी हाँ, जिसे उनके बच्चे आगे लेकर गए और अब ऐसा लग रहा है कि मुकेश अंबानी को अपनी बेटी ईशा में अपना उत्तराधिकारी नजर आ रहा है। जी हाँ, पिछले 10 सालों में ईशा अंबानी ने रिलायंस के कई बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाया है। तो क्या ईशा अंबानी ही होंगी मुकेश अंबानी की सक्सेसर, और कैसे वो इतनी जल्दी राइज कर गई, आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दी प्रिंट के शेखर गुप्ता से बात करते हुए एक बार मुकेश अंबानी ने बताया था कि उनकी बेटी ईशा जब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और छुट्टियों के लिए घर आई हुई थी, तब घर आकर उसने ये शिकायत करनी शुरू कर दी कि भारत का इंटरनेट बहुत स्लो है। और जब भारत के सबसे अमीर घर का ये हाल था तो फिर बाकी जगह तो हालत और भी खराब थी। अंबानी कहते हैं कि यही वो पल था जब उन्होंने जियो पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2010 में उन्होंने जियो की शुरुआत की और 2014 में जब ईशा अंबानी येल और स्टैनफोर्ड से अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके भारत लौट आई तो उन्होंने भी जियो को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले ईशा ने मशहूर फर्म मैकिन्सी एंड कंपनी के लिए भी 1 साल काम किया था, तो इस वजह से उनके पास कुछ फील्ड एक्सपीरियंस पहले से था। मुकेश अंबानी के लिए जियो बहुत ही खास प्रोजेक्ट इसलिए भी था क्योंकि धीरूभाई अंबानी के साथ उन्होंने रिलायंस को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उस समय भी उन्होंने ही रिलायंस को टेलीकॉम सेक्टर में पुश किया था। लेकिन धीरूभाई की मौत के बाद जब कंपनीज का बंटवारा हुआ तो न सिर्फ उनके हाथों से रिलायंस टेलीकॉम चला गया, बल्कि दोनों भाइयों के बीच में एक नॉन कंप्लीट क्लॉज भी साइन था, जिसके मुताबिक वो लोग एक दूसरे की फील्ड में कम्पीट नहीं करेंगे। यही वजह है कि मुकेश अंबानी अलग होने के बाद बहुत समय तक टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहे। लेकिन सितंबर 2016 जब जियो को लॉन्च किया गया तब तक ये मामला सेटल हो चुका था। जी हाँ, और अब कोई परेशानी नहीं थी। ईशा अंबानी का रोल जियो में इसलिए भी अहम है क्योंकि जियो को बाकी कंपनीज से ये चीज अलग करती है कि वो एक डेटा सेंट्रिक कंपनी है। जियो को ये मालूम था कि अब आने वाला भविष्य इंटरनेट पर चलेगा और इसलिए उन्होंने सिर्फ उसी पर फोकस किया और अचानक से लॉन्च होते ही पूरे मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके प्रभाव आपको तब दिखते हैं जब आप अपना इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं। इसके साथ साथ ईशा और उनके भाई आकाश अंबानी को फेसबुक से $5.7 बिलियन की डील साइन करने का भी श्रेय दिया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद फेसबुक ने जियो में 9.9% का स्टेक एक्वायर कर लिया था, जिस वजह से फिर इंटेल, गूगल और क्वालकॉम जैसे बिजनेस जायंट्स ने भी यहाँ इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते रिलायंस जियो की मार्केट कैप $65 बिलियन पर पहुंच गई और साथ ही 40 करोड़ यूजर्स के साथ अब जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। 2014 में ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर लगा दिया गया। RRVL आज रेवेन्यू के मामले में भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है, जो फाइनल ईयर 22 में 1.7 लाख करोड़ का नेट रेवेन्यू लाया है और उनके भारत भर में 16,000 से ज्यादा स्टोर्स भी हैं। रिलायंस अभी तक जिस भी मार्केट में घुसा है दोस्तों, वहां पर लगभग मोनोपोली बन के बाहर निकला है और अब ईशा अंबानी की नजर भारत की $800 बिलियन की रिटेल मार्केट पर भी है। उन्होंने मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए आजियो की शुरुआत की, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट पहले से ही बहुत कल्चर्ड था। लेकिन इतनी लेट एंट्री मारने के बावजूद अगर हम यथास्थिति को देखें तो रेवेन्यू के मामले में आजियो आज भारत का सबसे बड़ा ब्रांडेड अपैरल बिजनेस है। आजियो के साथ साथ ईशा अंबानी ने जियो मार्ट के लॉन्च में भी एक बड़ी भूमिका अपनाई। जियो मार्ट के सहारे न सिर्फ उन्होंने कस्टमर्स को सहूलियत दी बल्कि छोटे किराना स्टोर्स वालों के बारे में भी सोचा। रिलायंस ने किराना स्टोर वालों को इन्वेंट्री मंगवाने का ऑप्शन दे दिया और साथ ही वो अपने ऐप से शॉर्ट टर्म लोन्स भी दे रहे थे। इससे भी उनका बिजनेस जल्दी एक्सपैंड हुआ। फॉर्ब्स इंडिया ने ईशा अंबानी पर एक पीस लिखा है जिसमें रिटेल की बात करते हुए कहते हैं कि दिसंबर 2022 तक रिलायंस का रेवेन्यू पिछले फिस्कल क्वार्टर के मुकाबले 17.1% का जंप दिखा रहा था, जहां पिछली बार के 54,717 करोड़ के रेवेन्यू के मुकाबले में इस बार उनका रेवेन्यू बढ़कर 67,634 करोड़ हो गया था। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि अभी भी रिलायंस के रिटेल बिजनेस का मुकाबला रिलायंस के रिफाइनरी बिजनेस से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सालाना रेवेन्यू 1.44 लाख करोड़ का है। लेकिन फिर भी रिलायंस के डिजिटल और कॉमर्स बिजनेसेस हर साल 38% की दर से बढ़ रहे हैं। ईशा अंबानी के अंडर RRVL का प्लान ये है कि सभी सेगमेंट्स के लिए उनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हों, जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से रिलायंस की कट प्राइस फैशन शॉप है, जहां एक मिडिल क्लास आदमी जाकर अपने कपड़े खरीद सकता है। लेकिन अब प्रीमियम सेगमेंट में भी रिलायंस अजॉर्ट नाम से अपना एक नया वर्टिकल शुरू कर रहा है। ये रिलायंस का पहला इन हाउस फैशन स्टोर होगा और ये ज़ारा और मैंगो जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ लग्जरी सेगमेंट में कम्पीट करेगा। रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए बैलेंसियागा, बर्बरी और मनीष मल्होत्रा जैसे ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट करने का फैसला किया है। अगर फैशन से बिल्कुल ही अलग सेगमेंट में चले जाए दोस्तों, तो हमारे पास
टॉयज का सेक्शन है। रिलायंस ने ब्रिटिश टॉय रिटेलर हैमलेस को 2019 में एक्वायर कर लिया था, जिसके जरिए वो भारत के टॉप 1% लोगों के बच्चों को टॉयज बेच रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इस मार्केट को भी एक्सपैंड करने का सोचा है और अफोर्डेबल रेंज में टॉयज बेचने के लिए रोवन नाम के ब्रांड के जरिए वो टॉय मार्केट में घुस आए हैं। रिलायंस ने पिछले एक दशक में बहुत सारे नए मार्केट्स में एंट्री लिया दोस्तों, और बहुत से मार्केट्स कैप्चर भी किए हैं। इन सभी चीजों में ईशा अंबानी का भी एक बड़ा हाथ बताया जाता है। हाल ही में ईशा ने कैंपा कोला के एक्विजिशन में भी एक बड़ा रोल निभाया था और अब रिलायंस भारत के इस आइकॉनिक ब्रांड को दोबारा से रिवाइव करके कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देने के लिए आ रहा है। रिलायंस को एफएमसीजी मार्केट में आए हुए भी अभी सिर्फ 8 साल ही हुए हैं, इसलिए कैंपा कोला का एक्विजिशन उन्हें जल्दी से अपने आप को एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करेगा। अगर हम देखें तो आज रिलायंस सभी सेक्टर्स में कम्पीट कर रहा है। हाल ही में क्रिकेट के अंदर एंट्री मारते हुए रिलायंस ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा को भी मासेस तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। रिलायंस के साथ फायदा ये है दोस्तों कि वो कई सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास हजारों फिल्मों और टीवी शोज के राइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा पूरा वायोकॉम 18 नेटवर्क भी रिलायंस का ही है, जिस वजह से एमटीवी से लेकर वूट और कलर्स तक पर आने वाला सारा कंटेंट जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। जिस तरह सिर्फ आईपीएल के सहारे ही हॉटस्टार भारत का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया था, यही उम्मीद की जा रही है कि जियो सिनेमा अपने बाकी ऑप्शंस के कारण उससे भी बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा। रिलायंस की ज्यादातर सक्सेस के पीछे उनके डेटा बिजनेसेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह जियो ने इंटरनेट को इतना एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया, सभी के पास अब नए ऑप्शंस खुल गए, जिससे नए मार्केट्स और एक कस्टमर बेस उभरा। रिलायंस का फोकस इस समय इस नए कस्टमर बेस की हर एक डिमांड को पूरा करने का है। वो चाहते हैं कि एक एवरेज इंसान ज्यादातर प्रोडक्ट्स उन्हीं से खरीदे और उनके इकोसिस्टम में ही रहे। ये कोई नई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। हम जानते हैं कि एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरह डिजाइन करता है कि आप उसी इकोसिस्टम में रहते हैं। अगर हम भारत से एक उदाहरण ले लें तो हमें टाटा न्यू का एग्जांपल मिलता है। टाटा न्यू एक सुपर ऐप है जिससे टाटा की सभी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दिया है और वो आपको सेम ही इकोसिस्टम में रहने के लिए डिस्काउंट्स के तौर पर रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। जहां एक तरफ टाटा न्यू की कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन एक समय के बाद वो भी डिस्काउंट्स देना कम कर देंगे, जिस तरह से बहुत सी कंपनीज कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रहा है और पुराने नॉर्म्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आईपीएल वाले ही उदाहरण को ले लें तो आईपीएल के राइट्स खरीदने के बाद जियो सिनेमा चाहता तो उसे पे वॉल के पीछे डाल सकता था, जिससे उनकी कमाई भी हो जाती। लेकिन नहीं, जियो सिनेमा ने न सिर्फ आईपीएल को फ्री रखा बल्कि आपको मल्टीपल कैमरा एंगल्स और अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री भी दी। इस एक्सपीरियंस के बाद अब जियो ने ब्रॉडकास्टिंग का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया दोस्तों, और अब लोग ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर से भी सेम चीजें डिमांड करने लगेंगे। तब क्या होगा जब जियो सिनेमा इसी तरह वर्ल्ड कप्स के मैचेस भी इसी तरह ब्रॉडकास्ट करने लगेगा? क्या दूसरे कॉम्पिटिटर्स उसका मुकाबला कर पाएंगे? ये कुछ ऐसा सवाल है जो ईशा अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ दागे हैं। इस समय अंबानी के तीनों बच्चों में से उन्हीं को सबसे ज्यादा एक्टिव देखा गया है, और भले ही चाहे आगे जाकर तीनों बच्चों में बिजनेसेस इक्वली भी डिवाइड हो, लेकिन हमें ये साइंस दिखना शुरू हो गए हैं कि मुकेश अंबानी की लेगेसी को शायद ईशा अंबानी ही आगे ले जाने वाली हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।